एक मजदूर जो सेठ के यहाँ पर काम किया करता था और बहुत ही ज़्यादा मेहनती था। एक दिन वह अपने बच्चों को लेकर जब सेठ जी के पास पहुंचता, क्योंकि वो छुट्टी के लिए गया था और उसने कहा था कि सेठ जी अब कम से कम 1 महीने बाद आऊँगा, क्योंकि पिछली बार उसने 6 महीने लगातार काम किया था। लेकिन वो 15 दिन बाद ही वापस पहुंच जाता है। तो उसके बाद सेठ पूछने लगता है कि भाई ये बताओ बच्चों को क्यों ले आए। अब इस बात को सुनते ही जो मजदूर होता है एकदम से उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वह फूट फूट कर रोने लगता है। लेकिन तभी जो सेठ जी होते हैं जब उससे रोने का कारण पूछते हैं तो उन्हें बड़ी हैरानी होती है, क्योंकि वह पूरी कहानी अपनी बताता है। और उसके बाद जो सेठ जी होते हैं वह अपनी बेटी की शादी, जो इकलौती बेटी थी, उससे करा देते और कहते कि बेटा मेरी बेटी को बच्चे नहीं होते तो तुम्हारे बच्चे हैं और मेरी बेटी है, तुम लोग अपने जीवन को आराम से जियो और मुझे कोई भी दिक्कत नहीं, क्योंकि इतना अच्छा इंसान मेरी बेटी को ढूंढने से भी नहीं मिल सकता। कौन था वह मजदूर, किस लिए करोड़पति सेठ ने अपनी बेटी की शादी करा दी, पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बिहार के नवादा जिले के अंदर एक लड़का रहा करता है, जिस लड़के का नाम होता है आशीष। आशीष उसके घर में उसकी पत्नी है जिसका नाम आशा होता है। और आशीष और आशा एक दूसरे से बड़ा ही प्यार करते हैं। भरा पूरा परिवार है, बड़ा भाई है, उसकी पत्नी है, उसके बच्चे हैं, माता पिता है, सब कुछ अच्छी तरह से चल रहा है। पत्नी भी घर वालों का काम किया करती और पति से अपने से प्यार किया करती। लेकिन जैसे उसकी शादी को लगभग 2 साल होते हैं तो 2 साल बाद एक दिन अचानक से जो आशा होती है उसको पैरालाइज हो जाता है, यानी कि उसे लकवा हो जाता है और उसके बाद वो एकदम से बिस्तर पकड़ लेती है। अब आशीष जो कि बाहर काम किया करता था, यानी कि नौकरी लगा हुआ था, जब वह देखता कि उसकी पत्नी को लकवा हो गया है तो उसे बहुत बुरा लगता है। लेकिन फिर भी जैसे कहते हैं ना कि परिवार मिलकर इलाज वगैरह करवाता है, लेकिन उस इलाज से फिलहाल उसे कोई भी फायदा नहीं होता है और वह बिस्तर में ही पड़ी रहती है। अब यहाँ पर जो माँ होती है आशीष की, वह भी इससे दुख मानने लगती है। कहती है कि वे घर में पड़ी रहती है, अब इसका लेटरिन पेशाब का भी करवाना होता है और हमसे नहीं होगा। भाई ऐसा कर इसे ना वापस छोड़ दे, 2 साल ही तो हुए तेरी शादी को, किसी और लड़की से हम तुम्हारी शादी करा देंगे। लेकिन जो आशीष होता है वह मना कर देता है, कहता है कि नहीं माँ, नहीं बाबूजी, मैंने इससे प्यार किया करता हूँ और प्यार करता हूँ, तो अगर इसके साथ ऐसा हो गया है तो इसका साथ दूंगा, ना कि इसे छोड़ूंगा। उसके बाद जो घर वाले होते हैं कुछ दिन और रखते हैं, लेकिन धीरे धीरे करके घर में कलह का माहौल होने लगता है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे थे और बच्चे जो थे वह अपनी चाची के पास आया करते और चाची या तो लकवे की वजह से बिस्तर पर ही अपनी नित्य क्रिया जो होती है उनको कर दिया करती है। तो उसके बाद बदबू वगैरह आया करती है, वो कहा करते हैं, और इसी वजह से उसकी जो भाभी होती है वह भी उस पर चिल्लाने लगती है। तो इसी वजह से जब घर वालों को देखता है कि भाई इसकी वजह से बड़े वाले का घर और खराब हो जाएगा, तो उसके बाद वो कहते हैं कि बेटा या तो तू इसे छोड़ दे, वरना अगर तुझे इसे रखना है तो यहाँ पर मत रख, कहीं भी ले जा, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। इस बात को सुनकर जो आशीष होता है वो कहता है कि ठीक है मैं ले जाऊंगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। और उसके बाद उसे लेकर पास ही के शहर में चला जाता है, वहाँ पर एक किराए का घर लेता है और उसी के अंदर अपनी पत्नी को रखकर उसका इलाज करवाने लगता है। उसके पास जमा पूंजी थी लगभग 4 से 5 लाख रुपए की, और उन पैसों को अपनी पत्नी के इलाज में खर्च करने लगता है। सोचता है कि इनसे ठीक हो जाएगी, क्योंकि डॉक्टर कह रहे थे कि हाँ ठीक हो जाएगी, लेकिन लंबा इलाज चलेगा। तो उन पैसों से उसका इलाज करवाता है। धीरे धीरे वो कहते हैं ना कि पैसे कब तक चलेंगे, वह पैसे भी खर्च हो जाते हैं। और उसके बाद जब उसके पास 10-12 हज़ार रुपए रहते हैं तो वह मन ही मन सोचने लगता है कि अब क्या किया जाए, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर रहा इसकी देखभाल करने के लिए तो एक दिन ऐसा आएगा कि मेरे पास एक भी पैसा नहीं रहेगा, और जब पैसा नहीं होगा तो मैं कैसे इसका इलाज करवा पाऊंगा। वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार किया करता था ना, तो इसीलिए मैं सोचता कि क्यों ना अपनी बड़ी बहन को बुला लेता हूँ, कुछ दिन वो अपनी भाभी के पास रह लेगी और मैं बाहर जाकर कोई अच्छा काम कर लूँगा जिससे पैसे कमा सकूँ, और उसके बाद जब अच्छे खासे पैसे हो जाएंगे तो फिर से अपनी पत्नी की देखभाल कर लूँगा। ऐसा सोचकर वह अपनी बड़ी बहन को फ़ोन करता है, लेकिन वो कह देती है कि भैया देखो मेरे घर में सास ससुर हैं बूढ़े, उनकी देखरेख करनी है और मेरे बच्चे भी स्कूल जाया करते हैं, तो मैं ये सब कुछ नहीं कर सकती। आप ऐसा करो छोटी बहन को फ़ोन कर लो। छोटी को फ़ोन करता है तो वो भी सेम यही बात कहती है, और इसके बाद वह थक हार जाता, सोचने लगता है कि अब किसको फ़ोन करूं। तभी उसे ज्ञात होता है उसके जो
साला होता है उसकी पत्नी की, यानी कि आपकी अपनी पत्नी की भाभी की याद आती है। और उसके बाद वह अपनी जो पत्नी होती है उसकी भाभी को फ़ोन करता है और कहता है कि आप आ जाइए यहाँ पर, आप अगर कुछ दिन यहाँ पर काम कर दोगी तो उसके बाद कोई भी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन वो भी मना कर देती है, कहती है कि नहीं, मैं नहीं कर सकती, घर में बच्चे हैं, बूढ़े माता पिता, मेरे भी तो सास ससुर हैं, उनका भी तो देखना होता है। यानी कि सभी ने मना कर दिया था। और फिर अंत के दर्जे जो आशीष होता है वह अपनी सास के पास फ़ोन करता है, कहता है कि माँ जी देखो ऐसा है, अब ये बीमार काफ़ी ज़्यादा, मेरा सारा पैसा ख़त्म हो गया है, तो आप यहाँ पर आ जाओ ना, आप इनकी देखरेख कर लेना और मैं वहाँ से पैसा कमाकर कुछ पैसे तो तुम्हें देता रहूँगा इलाज के लिए, बाकी पैसे इकट्ठा करके जब मैं एक साथ आऊँगा तो फिर मैं यहाँ पर रह लूँगा, आप अपने घर चली जाना। लेकिन तभी जो सास होती है वह भी मना कर देती है, कहती है कि नहीं, मैं नहीं आ सकती, बुढ़ापा है, अगर तुम्हें इसको देख रेख ही करवानी है तो तुम ऐसा करो, मेरी बेटी को यहीं पर भेज दो। इस बात को सुनकर आशीष इस बात के लिए मान जाता है, क्योंकि इससे उसका जो किराया था घर का वह भी कम होने वाला था। तो इसी वजह से वह उसे वहीं पर भेज देता है। और भेजने के बाद यहाँ पर सास से कहने लगता है कि आप इसका देखरेख करना और मैं बाहर कमाने के लिए जा रहा हूँ। सास भी भेज देती है। लेकिन धीरे धीरे जैसे उसको वहाँ पर काम करते हुए कुछ ही दिन होते हैं तो उसके बाद उसकी सास का भी फ़ोन आ जाता है और कहती है कि बेटा इसको तो इलाज में कोई फ़ायदा नहीं पड़ रहा, पहले तो साले का फ़ोन आया था, उसने कहा था कि इसका इलाज नहीं हो पाएगा, आप इसे ले जाओ ना यहाँ से। लेकिन इस बात को सुनकर वह अनसुनी कर देता है और उसके बाद उसकी सास का फ़ोन आता है, कहता है कि बेटा अब कोई भी फायदा नहीं है और तुम इसे ले जाओ, यहाँ पर हम लोग नहीं रख सकते। घर के अंदर लड़ाइयाँ होती हैं, जो बहू है वो इसको देख देख कर जला करती है न जाने कैसे, और तरह तरह की बात कहा करती है, तो हम इसे नहीं रख सकते। इस बात को कहकर जो माँ होती है वह भी अपनी बेटी से मुंह मोड़ लेती है और बेटी भी बैठी बैठी सारी बातें सुन रही थी। बेटी की आंखों में आंसू तो आ जाते हैं, लेकिन वो करे भी तो क्या करे, क्योंकि वो चल फिर नहीं सकती, बिस्तर में पड़ी हुई है। और उसके बाद यहाँ पर जो पति होता है वह कहता है कि ठीक है माँ जी, 1-2 दिन में मैं ले जाऊँगा। और 1-2 दिन के अंदर वह घर के पास में ही कोई नौकरी ढूंढ लेता है, और ऐसी नौकरी जिससे कम से कम इतना पैसा आ जाए कि वह घर का खर्च चला सके और अपनी पत्नी को बेहतर इलाज दे सके। ऐसा सोचकर जो आशीष होता है, जब उसे नौकरी मिल जाती है, नौकरी ढूंढते ढूंढते, तो वह अपनी पत्नी को वापस से उसी किराए के कमरे में ले आता है। कमरा छोटा होता है, लेकिन उसके अंदर अपनी पत्नी को रखकर उसकी देखभाल किया करता है, सुबह शाम मालिश वगैरह किया करता है। और दिन के समय में पड़ोस की एक महिला को छोड़ जाया करता है उसकी देखरेख करने के लिए, और वह वैसे देखरेख कर लिया करती, बाकी सारा काम वो खुद करके जाया करता। जब धीरे धीरे समय बीता तो समय के साथ साथ पति की देखभाल से पत्नी को फर्क भी पड़ता है और वह धीरे धीरे ठीक होने लगती है। जब पत्नी ठीक होने लगती है तो यहाँ पर जो पत्नी होती है वह अब जब अच्छी तरह से ठीक हो जाती है तो उसके बाद वह भी कहीं पर छोटा मोटा काम करने लगती है। सोचती है कि मैं भी कुछ पैसे कमाऊं ताकि पति को थोड़ा सा आराम मिल सके। और इसके बाद वह भी एक पड़ोस में ही छोटी सी कंपनी होती है, वहाँ पर पैकिंग का काम होता है, उसको करने लगती है। अब जब वो पैकिंग का काम करती है तो पैसे अच्छे आते हैं घर के अंदर, और धीरे धीरे यहाँ पर इन दोनों की लाइफ फिर से पटरी पर आ जाती है। लेकिन तभी अचानक से इनको, ये जो पत्नी होती है, इसके पेट में बच्चा ठहर जाता है। और उसके बाद ये लोग बड़े खुश होते हैं कि चलो हम 2 से 3 हो जाएंगे। बाकी घर वालों से इन्हें किसी से कोई मतलब नहीं था। यहाँ पर जो लड़की होती है वह भी अपने मायके जाना बंद कर देती है कि जब उन लोगों ने मुसीबत के समय में मेरी बात नहीं देखी तो अब मैं क्या करती हूँ वहाँ पर जाकर। और जो पति है वह भी अपने घर वालों से ना तो कोई बात किया करता है, और ये दोनों अलग थलग रहा करते हैं। इसके बाद यहाँ पर जो पत्नी होती है, जब गर्भवती होती है तो धीरे धीरे उसकी प्रेग्नेंट जो डिलीवरी होती है उसका समय आता है। और जब डिलीवरी होती है तो वो एक लड़के को जन्म देती है, जिस लड़के को पाकर पति पत्नी बड़े ही खुश होते हैं। सोचते हैं कि भाई अब हमारी ज़िंदगी पूरी तरह से कंप्लीट हो गई है और कोई भी दिक्कत नहीं है। अब पति जो होता है, पत्नी का काम तो बंद हो गया था और पति वहीं पर काम करता रहता है। लेकिन जैसे धीरे धीरे बच्चा बड़ा होता है तो पति को एहसास होता है कि भाई इस तरह से तो काम नहीं चलेगा, हम लोग तो चलो जैसे भी जिंदगी अपनी जी लिए, लेकिन बच्चे के पास तो इतना होना चाहिए जो कभी मुसीबत का समय आए तो कोई भी दिक्कत ना हो। इसी बात को सोचकर आशीष अपनी पत्नी आशा से बात करता है और कहने लगता है कि देखो यहाँ पर तो अच्छी खासी जो पेमेंट है वो नहीं मिला करती, क्यों ना मैं दिल्ली चला जाऊँ, दिल्ली में अच्छी खासी पेमेंट मिला करती है और वहाँ पर अच्छा काम मुझे मिल जाएगा। अब इस बात को सुनकर यहाँ पर जो पत्नी होती है वह भी कहती है कि ठीक है तुम चले जाओ, कोई भी दिक्कत नहीं है, और जब भी तुम्हें टाइम मिला करे उसके बाद वापस आ जाया करना। तो वो कहता है कि हाँ टाइम तो काफ़ी दिनों में मिलेगा, लेकिन महीने का मैं कर लूँगा, 1 महीने में एक बार ज़रूर मैं तुम्हारे पास आ जाया करूँगा, चाहे उसके लिए
लिए मुझे कैसे ही आना जाना पड़े। इस बात को सुनकर पत्नी भी मान जाती है और उसके बाद ऐसा ही होता है। पति दिल्ली जाकर कमाने लगता है। यहाँ पर तो उसे 10,000 रुपये मिला करते थे, लेकिन वहाँ पर कम से कम 15 से 16,000 रुपये उसे मिलने लगते हैं और उन पैसों से उसके बच्चे का भविष्य भी सिक्योर हो जाता है और पत्नी को वो पैसे भेज दिया करता और पत्नी घर के अंदर आराम से रहा करती, अपने बच्चे का भरण पोषण किया करती और धीरे धीरे जो बच्चा होता है वह स्कूल भी जाने लगता है। अब यहाँ पर जो पति होता है वह दिन रात एक करता है, मेहनत करता अपनी पत्नी के लिए और हर महीने वहां से जब आया करता तो कुछ ना कुछ लेते आया करता है। अब तभी एक दिन की बात होती है, जो पति होता है वह अपने मालिक के पास किसी काम से खड़ा हुआ था, किसी काम के पूछने के बारे में, और उसका एक दोस्त था। जो दोस्त था वह कहने लगता है कि यार मेरा एक आम का बाग है दिल्ली से बाहर की तरफ और उसमें आम लगे हुए हैं, लेकिन तोड़ने वाला कोई नहीं मिल रहा जो तोड़ दे अच्छी तरह से, मैं अच्छे खासे पैसे देने के लिए तैयार हूं। अब इस बात को सुनकर जो आशीष होता है वो कहता है कि साहब कितने पैसे दे दोगे? तो वो कहने लगता है कि क्यों भाई, तुम्हारी निगाह में है कोई? तो वो कहता है कि मैं अपने आप तोड़वा दूंगा, आप बस ये बताओ कि कितने पैसे मिलेंगे। तो वो कहने लगता है कि भाई जो प्रॉफिट होगा ना, यानी कि खर्चा काटने के बाद जो प्रॉफिट होगा उसमें से भले 50-50% रख लेना, लेकिन मुझे सख्त ज़रूरत है, जल्दी से वो काम होना चाहिए। इस बात को सुनकर जो आशीष होता है वो कहता है कि मैं करूँगा ये काम और कोई भी दिक्कत नहीं है, आपके आमों को बेचकर आप कहो तो बेचने तक की जिम्मेवारी मेरी रहेगी। इस बात को सुनकर वह कहता है कि ठीक है कोई बात नहीं, और यहाँ पर जो आशीष होता है अब अपने साथ कुछ साथियों को लगाता है और उन आमों को तोड़ने लगता है। तोड़ने के बाद जो उनकी पेमेंट होती है वो खुद दिया करता, क्योंकि वह अभी भी उस सेठ के पास काम किया करता है और लगभग 6 महीने के अंदर इस काम को पूरी तरह से कंप्लीट कर देता है। लेकिन इस 6 महीने के बीच में हर महीने बस वो थोड़ी बहुत बात ही अपनी पत्नी से कर पाता है, अगर हो जाए तो ज़्यादा बात वो नहीं कर पाता है, क्योंकि वो समय थोड़ा सा पुराना था। उस समय पीसीओ वगैरह चला करते थे, तो उस समय पर जो पति है ज़्यादा बात नहीं कर पाता है क्योंकि खर्चा लगता है और खर्चा वो करना नहीं चाहता था। उसके बाद जब 6 महीने में वो आम की फसल कंप्लीट हो जाती है और उसका सारा काम कंप्लीट होकर उसे अच्छी खासी पेमेंट बची थी, तो उसके बाद वह 2 पेटी लेता है और अपने मालिक से कहता है कि मालिक अब मैं ना 1 महीने के लिए जा रहा हूँ। मालिक भी कहता है कि हाँ भाई तुमने अच्छा काम किया है और 6 महीने से गए भी नहीं हो, तो बेशक से 1 महीने के लिए चले जाओ। पति आम की पेटी लेकर 2 पेटियों को लेकर अपने घर पहुंच जाता है नवादा, बिहार के नवादा में। और उसके बाद वहां पर जब वह अपने घर की तरफ जा रहा था तो पड़ोस में ही एक लड़की थी जो कि जवान होकर अपने घर पर बैठी हुई थी, क्योंकि उसने अपने पति को छोड़ दिया था छोटी मोटी कमियां निकालकर, और इसके हिसाब से उसकी ही गलती थी। वह लड़की बाहर बैठी हुई थी अपने दरवाजे पर और जैसे ही आशीष को आता हुआ देखती है तो कहने लगती कि अरे भाई आप आम खा रहे हो, मुझे भी खिला दो ना। तो इस बात को सुनकर वह कहने लगता है कि अगर तुम्हें खाने थे तो तुम मुझे पहले बता देती फ़ोन करके, मैं तुम्हारे लिए 1 पेटी फालतू ले आता, अब तो ये मैं अपने बच्चों के लिए लेकर आया हूँ। इस बात को सुनकर वो कहती है कि हाँ बच्चों के लिए लेकर आया है, बच्चे बड़े अच्छे हैं ना तुम्हारे। इस बात को सुनकर वह इग्नोर सा करता रहता है और वहाँ से जाने लगता है। तो उसके बाद वो लड़की कहने लगती है हाँ ले जा, वैसे भी तुझे क्या पता तेरे पीछे से घर में कौन आया करता है कौन जाया करता है। अब ये बात उस लड़की ने कही तो इस अंदाज में थी ताकि उसे बुरा लगे, लेकिन वो इस बात पर विश्वास नहीं करता। सोचता है कि जो महिला अकेली रहा करती है ना, उसको तो लोग बदनाम ही किया करते हैं। ऐसा कहकर सोचकर वह अपने घर के अंदर चला जाता है और घर के अंदर जाने के बाद वह अपनी पत्नी और बच्चों को आम खिलाता है। वो लोग बड़े ही खुश होते हैं और उसके बाद धीरे धीरे शाम होती है। शाम के समय उसकी पत्नी उसके लिए स्वादिष्ट खाना बनाती है और उस खाने को खाने के बाद वह आराम करने लगता है। आराम करते ही एकदम से उसे इतनी गहरी नींद आती है कि उसकी आंख दूसरे दिन सुबह ही खुलती है। अब इसके बाद आगे भी 1-2 दिन ऐसे ही होता है, और जब 1-2 दिन ऐसे होता है तो उसके बाद उसे एहसास होने लगता है कि भाई खाना खाने के बाद तुझे बहुत ही ज़्यादा गहरी नींद आती है और ये तो बड़ी अजीब बात है। इसके बाद उसके दिमाग में वो बात घूमने लगती है कि भाई तुझे पता है कि तुम्हारे घर में पीछे से कौन आया करता है, उस लड़की की। एक बार तो वो सोचता है कि ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन फिर वो सोचने लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं पत्नी जो है वो नींद वगैरह की गोलियाँ या नींद का कुछ सामान खाने में मिला दिया करती हो और उसके बाद मेरी ऐसी हालत हो जाती हो कि मुझे कुछ होश ही नहीं रहता है। इस बात को सोचकर जो पति है वह सोचने लगता है कि भाई ऐसा करता हूँ, शाम को खाना नहीं खाता हूँ और उसके बाद देखता हूँ कि क्या होता है। ऐसा सोचकर जो पति होता है अब शाम के समय अपना खाना खाने के लिए बाहर होटल पर चला जाता है और होटल में खाना खाता है।
अब जब वह होटल में खाना खाकर घर आता है तो पत्नी ने खाना बना रखा था और वो कहने लगती है कि खाना खा लीजिए, लेकिन तभी जो पति है वो मना कर देता है, कहता है कि मैं तो बाहर खा कर आया हूँ। उसके बाद पत्नी जो है वो कहने लगती है कि क्यों, मैं अच्छा खाना नहीं बनाती क्या? तो वो कहता है कि नहीं, खाना तो अच्छा बनाती हूँ, बस ऐसे ही दोस्तों के साथ गया था, बाहर खाना खा लिया, कौन सी बड़ी बात है। अब इसके बाद जो पत्नी है वो कहने लगती है कि हाँ हाँ, हमारा खाना क्यों अच्छा लगेगा, बाहर के खाने की आदत जो पड़ गई है। तो उसके बाद कहता है कि नहीं, मैं तुम्हारे हाथ का खा लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, मेरा मन था तो मैंने खा लिया, कौन सी बड़ी बात है। यानी कि पत्नी जिद कर रही है घर के खाने के लिए और उसके बाद उसे और भी शक हो जाता है। अगले ही दिन पत्नी कहती है कि आज तो आपको घर का खाना खाना ही होगा, चाहे जो भी हो जाए। तो जो पति है वो कहता है कि ठीक है, मैं खा लूंगा, लेकिन मैं छत पर खाऊंगा। उसके बाद पत्नी छत पर खाना ले आती है और जैसी पत्नी खाना रखती है तो उसके बाद पति कहता है कि पानी तो ले आओ। इसके बाद पत्नी छत से नीचे उतरती है पानी लाने के लिए और पति उस खाने को अपने जेब में रखे हुए एक पॉलीथीन में डालता है और डालने के बाद एकदम से दूर फेंक देता है। और उसके बाद जब पत्नी आती है तो लास्ट रोटी का जो टुकड़ा होता है उसको समेटता है और समेटने के बाद कहता है कि भाई अब ये मेरे से नहीं खाया जाएगा, मैंने झिक कर खा लिया। यानी कि सब्जी वगैरह को इस तरह से दिखाता है कि भाई इसने खाना खा लिया है। उसके बाद पत्नी कहती है कि चलो अच्छा हुआ और अब आप आराम कर लीजिए। पति जो होता है वो कहता है कि मैं थोड़ा टहल कर आता हूँ और उसके बाद आराम करूँगा। बाहर जाता है, बाहर जाकर बाहर से खाना खाया आता है और खाना खाने के बाद अब लेटने के लिए अपने कमरे में चला जाता है। जैसे ही वो थोड़ी देर लेटता है तो उसके बाद जो पत्नी होती है उसके कमरे में आती है। हालांकि उसकी आंखें बंद हैं, लेकिन उसे एहसास हो जाता है कि पत्नी कमरे में आई है और उसके बाद देखती है, आवाज़ देकर हल्की सी आवाज़ देती है, लेकिन पति की नहीं बोलता है। तो उसके बाद वो कहती है कि सो गया। इसके बाद वो दरवाज़ा फेरती है, यानी कि लगाती नहीं है सौकर वगैरह, और उसके बाद दूसरे कमरे में चली जाती है। पति थोड़ी देर तक तो वहीं पर रहता है और उसके बाद खड़ा होकर चुपके से दरवाज़ा खोलकर जब दूसरे कमरे में झांक कर देखता है तो उसे पता चलता है कि उसकी पत्नी पड़ोस के रहने वाले एक व्यक्ति के साथ कमरे के अंदर बहुत ही गलत कर रही है, जो उसे बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। और इसी वजह से पति बाहर से कुंडी लगाकर अपनी पत्नी से कहता है कि क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में, मैंने तुम्हारे लिए अपने परिवार तक को छोड़ दिया। परिवार वाले कह रहे थे कि तुझे छोड़ देता हूँ, छोड़ दो तो बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन फिर भी तुमने मुझे धोखा क्यों दिया। इस बात को सुनकर जो पत्नी है वह अंदर से माफ़ी मांगने लगती, कहती है कि माफ़ कर दो, काफ़ी दिन हो गए थे तुम्हें गए हुए और उसके बाद मुझसे गलती हो गई, लेकिन आगे से नहीं होगी। लेकिन जो पति है वह उसकी एक बात नहीं सुनता है और कहता है कि ठीक है, अब रहो इसी प्रेमी के साथ और मैं जा रहा हूँ अपने बच्चे को लेकर, तुम्हारी परछाई भी मैं इस पर नहीं पड़ने दूंगा। आज से मेरा तुम्हारा रिश्ता पूरी तरह से खत्म है, जैसा तुम पर रह जाए वैसा रह लेना, और मैं तो अपने बच्चे को लेकर अब दिल्ली ही जा रहा हूँ, वहीं पर रहूंगा। उसके बाद जो लड़का होता है उसी दिन अपने घर को छोड़कर सीधा दिल्ली आ जाता है और जैसे वो सेठ के सामने पहुंचता है तो सेठ उसे देखते हैरान हो जाता है, क्योंकि अभी 15 दिन ही हुए थे और 15 दिन बाद ही वह अपने बच्चे को लेकर यहाँ पर आ गया। तो पूछने लगता है कि भाई क्या हुआ और क्यों अपने बच्चे को लेकर यहाँ पर आ गए। उसके बाद यहाँ पर जो नौकर होता है, यानी कि जो आशीष था, वह एकदम से फूट फूट कर रोने लगता है और जब सेठ इतने बड़े नौकर को रोते हुए देखता है तो कहने लगता है कि भाई क्या हुआ, बताओ तो सही, कोई बात तो हुई होगी। तो उसके बाद जो नौकर होता है आशीष, वह सेठ को पूरी कहानी बता देता है और इस कहानी को सुनने के बाद सेठ की भी आंखों में आंसू आ गए कि भाई पत्नी के लिए इतना किया, लेकिन उसके बाद भी उसने ऐसा धोखा दिया। और उसके बाद जो सेठ होता है वो कहता है कि तुम तो बहुत अच्छे इंसान हो और तुम्हारे साथ सच में ही गलत हुआ है, अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या मैं तुमसे कुछ कह सकता हूँ। इस बात को सुनकर वो कहता है कि सेठ जी बताइए क्या कहना है। तो यहाँ पर वह कहता है कि अगर तुम जिंदगी को बड़ी आराम से और पवित्रता के साथ जी सको तो मेरी एक बेटी है और उसकी ही ये सारी प्रॉपर्टी है, और अगर तुम चाहो तो उससे शादी कर लो। वह कहने लगता है सेठ जी आप ये कह क्या रहे हैं। तो वो भी सेठ जी भी अपनी आंखों में आंसू ले आता है और अपनी बेटी के बारे में उसे बताता है। कहता है कि मैंने अपनी बेटी की शादी की थी, लेकिन उसका पति और इधर उधर मुंह मानने वाला था और मेरी बेटी को बच्चे नहीं होते हैं। तो 4 साल उसकी शादी चलती है और जब बच्चे नहीं होते हैं तो उसके बाद वह मेरी बेटी को धक्के देकर घर से बाहर निकाल देता है। और उसके बाद बेटी का विश्वास मर जात से उठ ही गया है, क्योंकि उसके पति का अफेयर चला करता था। तो वह कहती है कि पिताजी मुझे शादी करनी ही नहीं है। अब इसके बाद जो सेठ है वो कहता है कि देखो तुम्हारा बच्चा भी है और अगर तुम शादी कर लोगे तो तुमसे ज़्यादा ईमानदार जीवन साथी मेरी बेटी को नहीं मिल सकता और तुम उससे शादी कर लो। लड़का पहले तो मना करता है, लेकिन जब वो कहता है कि देखो तुम्हारे बच्चे को माँ की ज़रूरत है और यहाँ पर फिर तुम्हें ऐसा काम करने की ज़रूरत नहीं होगी, बच्चे की ज़िंदगी बन जाएगी। तो उसके बाद
जो लड़का होता है आशीष वह भी तैयार हो जाता है और कहता है कि ठीक है सेठ जी। यहाँ पर लड़की को पूरी बात बताई जाती है तो वो भी एकदम से तैयार हो जाती है और उसके बाद उस लड़की जिसका नाम अंजलि होता है उसकी आशीष से शादी हो जाती है। और शादी होने के बाद अब तक उन्हें लगभग 7 से 8 साल हो चुके हैं एक दूसरे के साथ रहते हुए। और यहाँ पर जो लड़का होता है वह उसको अच्छी तरह से खुश रखा करता है और उनका बच्चा भी अच्छी तरह से रहा करता है, कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपको जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसी अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।